हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का कोडरमा मॉडल सेट का सेट 1 को याद करने वाले हैं। जी हाँ, याद करने वाले हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये याद नहीं हुआ होगा। तो हम आज के इस वीडियोज़ में ट्रिक से याद कराने का कोशिश करेंगे और आज के इस वीडियोज़ में टोटल का टोटल सवाल याद कर लेना है इसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है सवाल। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पता होगा कि लेंस का जो प्रयोग होता है अधिकतर नॉर्मली लोग आँखों में इस्तेमाल करते हैं, या तो चश्मे के रूप में या नहीं तो डायरेक्ट लेंस लगाया जाता है। तो मेरी बातों को ध्यान से देखिए। आप आँखों में पानी डाल सकते हो, बिल्कुल सर डाल सकते हैं। चश्मे में कांच का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल सर कर सकते हैं, आँखों के ऊपर रख सकते हैं। प्लास्टिक के लगा होता है चश्मे में, जी हाँ लगा रहता है। लेकिन क्या मिट्टी आँख में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। तो इसलिए इसका मिट्टी जो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, अगला सवाल है, कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे चलती है, कैसे दौड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। गमन का मतलब यही हुआ, एक सीधी रेखा में, एक टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकाश जो गमन करती है इसका सही जवाब हो जाएगा एक सीधी रेखा में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक टॉर्च जलाते हो रात में, जब एक टॉर्च की लाइट जलाना, वो बिल्कुल सीधा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बगल में गली है तो बगल वाले गली में मुड़ जाएगा और वहाँ पे कौन बैठा है आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो टॉर्च आप जब मारोगे सामने तो बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, आप आगे चोर भाग रहा है, चोरी कर रहा है, पीछे से लाइट मार रहे हो तो ये चोर के ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर चोर अगर दाएँ बाएँ मुड़ा तो फिर वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? तो लाइट जो होती है वो हमेशा सीधी चलती है। कैसे चलती है? सीधी चलती है, टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू। अगला बोला है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था एक नियम कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है ना। चलो नेक्स्ट, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी प्रतीत होगी, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकाश की किरण के कारण, या उपयुक्त में से सभी? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है अपवर्तन। अपवर्तन में है आपका आगे ओ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ओ लगा हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तन। अब ना आप अपने मित्र से कह रहे हो, भाई मैंने एक पानी में पेंसिल डाला। क्या डाला? पानी में एक पेंसिल डाला, और ये जो पेंसिल है ना, ये बिल्कुल अजीब परिवर्तन हमें दिखाई दिया। इसमें क्या दिखाई दिया? एक अजीब परिवर्तन। क्या दिखाई दिया बाबू? एक अजीब परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, अजीब, अजीब परिवर्तन। हमें एक अजीब परिवर्तन दिखाई दिया पेंसिल में कि वो टेढ़ी प्रतीत हुई। क्या हुई? टेढ़ी प्रतीत हुई। ठीक है, हमने तो एक सीधा पेंसिल पानी में डाला, लेकिन हमें एक अजीब परिवर्तन दिखाई दिया जो एक टेढ़ी प्रतीत हुई। ठीक है, तो अजीब परिवर्तन से अपवर्तन याद रखिएगा, क्योंकि अ लगा हुआ है आगे में अजीब के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, किस माध्यम का अपवर्तनांक मान क्या होता है? यानी किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक का मान होता है वो क्या होता है? ये होता है आपका साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, बात समझ में आया? किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होगा वो साइन आई बटे साइन आर होगा, याद रखना है सभी को। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम ट्रिक एक लगा दिए हैं आप लोग के लिए कि यहाँ पे जो है अपवर्तनांक, नाक से आपको नाक याद रखना है। तो भैया इंसान का नाक वो वाला अच्छा होता है जो आई की तरह खड़ा हो। ठीक है, आई की तरह क्या हो? खड़ा हो, ना कि आर की तरह टेढ़ा हो। ठीक है, तो आर एक आँख हो गया आपका जो आर की तरह टेढ़ा हो, जो आपको यहाँ पे आर दिख रहा है, और एक नाक हो गया आपका जो आई की तरह हो। ठीक है, यानी खड़ा हो। तो कहते हैं ना कि इसको प्राथमिकता आप किस में दोगे, तो आई वाला को आप पहले प्राथमिकता दोगे और आर वाला को बाद में दोगे। इसलिए आई ऊपर रहेगा, आर नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आर को ऊपर रख देना। आर वाला थोड़ा बैड क्वालिटी का होगा तो वो नीचे रहेगा,
आई वाला थोड़ा गुड क्वालिटी का होगा तो उसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखो यहाँ पर है, जब भी आपको इस वाले सवाल में कन्फ्यूज़न करेगा तो वो 3 तो आगे देगा ही देगा, 3 तो आगे देगा ही, लेकिन वो 10⁻8 देगा, 10⁻5 देगा, 10⁻10 देगा, इस तरह से आपको उलझाएगा। तो आप लोगों के यहाँ पे जो 8 है इसको आप 8 याद रखना। क्या रखना? 8 याद रखना। 10 पे क्या है? 8, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब आप चोर को धमका रहे हो। क्या कर रहे हो? चोर को धमका रहे हो कि तुम प्रकाश की चाल से भी तेज भागोगे ना तो तुम मेरे भेंट चढ़ोगे ही चढ़ोगे। क्या भरोगे? मेरे भेंट तो एक दिन चढ़ोगे ही चढ़ोगे। भेंट नहीं होता जैसे उसको पकड़ लेना। तो तुम कितना भी स्पीड भाग जाओ, तुम प्रकाश की चाल क्यों नहीं चलो, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन तुम मेरे भेंट चढ़ोगे। क्या चढ़ोगे बाबू? मेरे भेंट चढ़ोगे। भेंट से आपको 8 याद रखना है। भेंट से आपको 8 याद रखना है और 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो जितने भी ट्रिक हम बता रहे हैं ना, इस ट्रिक को आप अप्लाई करना, ठीक है। एक बार मुझसे पढ़ लो, उसके बाद फिर आप दोबारा जब रिवीजन करोगे ना पीडीएफ से तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये वाला पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पीडीएफ जो है डिलीट हो जाता है। तो मिल जाएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकस कर सकता है, ऐसा पाने का क्या कारण है? कह रहा है कि मानव नेत्र जो है ना, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कभी हम यहाँ पर वाली वस्तु को देख लेते हैं, कभी उससे दूर वाली वस्तु को भी देख लेते हैं, कभी उससे पास वाली वस्तु को भी देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? फोकस दूरी को समायोजित करना होगा। तो ऐसा होता क्यों है आपको बताना है, ठीक है। जरा दूर दृष्टि के कारण, असमंजन के कारण, निकट दृष्टि के कारण, दीर्घ दृष्टि के कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमंजन के कारण। किसके कारण? असमंजन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ट्रिक लगा दिया। यहाँ पे है समायोजित। क्या है? समायोजित। तो आप जो है शामिल होने जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? शामिल होने जा रहे हैं। किसमें? कोई योजना में। कहाँ जा रहे हैं? कोई योजना चल रहा है, उसमें आप शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है। तो शामिल होने जा रहे हैं तो भैया मंजन करके जाना। क्या करके जाना? मंजन करके जाना, क्योंकि भाई वहाँ पे दावत वावत मिलेगा, कुछ है ना, नाश्ता पानी मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा मंजन करके जाना, ठीक है। कहते हैं ना मुँह धो के आना, ठीक है। काफ़ी सारा आप लोगों के लिए वैरायटी है वहाँ पे, इंतजाम है। तो मुंह धो के आना, उसमें आपको मंजन करके जाना, क्योंकि आप समारोह में जा रहे हो या शामिल में होने जा रहे हो। तो कहाँ? आयोजन में, ठीक है। किसी भी आयोजन में आप शामिल होने जा रहे हो तो आप मंजन करके जाना, ठीक है। तो आपको मंजन से मंजन याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? तो नेत्र के आगे का जो भाग उभरा रहता है उसको क्या कहते हैं बताइए? स्वच्छमंडल, कॉर्निया, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र के जो आगे का भाग उभरा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं बाबू? कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नोट कर लेना इसको। एंड वो आप ना डॉक्टर के पास गए, ठीक है। डॉक्टर के पास जाकर के आप उससे कह रहे हो, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे ना आँख के ऊपर ना, आँख के आगे नेत्र के ऊपर कुछ उभरा हुआ है और मुझे कौनो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्या हुआ? कौनो दिखाई नहीं दे रहा है। बोलते हैं ना कोई दिखाई नहीं दे रहा है। या तो आप कोई बोल दो, हम लोग तो कौनो बोलते हैं भैया देहाती भाषा में, ठीक है। आप क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेत्र के आगे उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं भैया? तो कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो भैया देखिए सर, डॉक्टर साहब मेरे आँख में ना आगे कुछ उभरा हुआ है, सूजन हो गया है और हमें कौनो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको कॉर्निया ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? यानी नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से क्या होगा? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है सभी को। तो भैया आज तक आप लोगों ने कानून के हाथ लंबे तो सुने होंगे, आजकल कानून के आँख भी लंबे हो गए हैं, नेत्र भी लंबा हो गया है, ठीक है। और उसको जो है सब कुछ निकट से ही दिखाई दे देता है। कानून का जो है आँख इतना लंबा हो गया है, हाथ के साथ साथ अब उसकी आँख भी लंबी हो गई है और उसको सब कुछ जो है बहुत नज़दीक से अब दिखने लगा है। तो उसके पुलिस से बच के रहिएगा कोई भी क्राइम करने से, ठीक है। तो क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल होने लगा है ना, जहाँ तहाँ देखोगे सीसीटीवी कैमरा लग गया है। तो पहले तो कानून के हाथ लंबे होते थे, वो तो जाके धर के दबोच के लिए आते थे, अब उनके आँख ही लंबे हो गए हैं, ठीक है। तो आँख ही लंबे हो गए हैं तो सब चोर को वो काफ़ी निकट से देख लेता है, क्राइम करने वाले को भी काफ़ी निकट से देख लेता है।
तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट देखिए क्या है, अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर कर दिया जाता है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका निकट दृष्टि दोष को, क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको, सही जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। अब भैया मुझे ना निकट दृष्टि दोष हो गया, क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया भैया। ये तो ऐसे होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन हम इसको उल्टा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो भैया मुझे ना निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, अब मैं तल पे कैसे चलूँगा। अब तो मैं तल पे भी नहीं चल सकता, अब मैं तल पे नहीं चल सकता। औ से अब, त से तल, तल का मतलब होता है ज़मीन जो होती है हमारी, तल तल। तो हमें जब निकट की ही वस्तु भी नहीं दिखेगी, हमें जब नज़दीक की नहीं दिखेगी, तो हम तल पर कैसे चलेंगे भैया, अवतल पर भी नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वारा दोष दूर किया जाता है, किसके द्वारा, निकट दृष्टि दोष के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, देख लीजिए। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ध्यान देना, सब कुछ सेम रहेगा। 1.6 तो आपको देगा ही देगा, 10 भी आपको मल्टीप्लाई में देगा, गुना में आपको 10 भी रहेगा, लेकिन यहाँ का पावर वे चेंज कर देगा आपका, और इसी पावर में आपका खेला करेगा और आपको फंसाया जाएगा कि देखते हैं कि आप कैसे आंसर कर पाते हो। ठीक है, यानी जैक बोर्ड भी सोच के रखा है कि आपको हर हालत में फंसाना है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जैकपुर से पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो देखो करना क्या है यहाँ पर ना, देखो इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन में देखो यहाँ पर 9 लगा हुआ है, 9 को हम लोग n लिख सकते हैं, n से हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। तो बाबू यहाँ पर जब भी लास्ट में 9 आएगा, 19 होगा, तो उसी पर आप लोग करना। लेकिन 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 आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 19, यहाँ पर, तो भैया इलेक्ट्रॉन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है बाबू, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप पॉजिटिव चार्ज में कैसे मारोगे, इसलिए हर हालत में आपको नेगेटिव चार्ज वाले को ही आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बाबू इसका समतुल्य प्रतिरोध का आपको जवाब देना है, क्या होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो भैया ये तो बिल्कुल से ईजी है, मैथमेटिकल है, सभी लोग इसको बना लोगे, सिंपल है भाई। इसको जो क्या करना क्या है, 1 बाय करके अगर प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में अगर जोड़ना होगा तो 1 बाय करके इसको जोड़ लेना, इसको जोड़ करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। लेकिन सोच रहा हूँ मैं इसका कोई ट्रिक आपको बता दूँ, ताकि आप लोग बार बार भूलते हैं बहुत ज़्यादा हो आप लोग। एग्ज़ाम के पहले हम इसको ट्रिक पे लेकर आएंगे, ताकि आप लोग कभी कन्फ्यूज़न ना हो जाए आप लोगों को कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, वैसे आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है, जल्दी से सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब अगर आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। श्रेणी क्रम में फ्यूज को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, शेरनी से आपको शेरनी याद करना है, क्या याद करना है, शेरनी याद करना है, शेरनी से शेरनी याद करना है। ठीक है, और आपके घर में यदि शेरनी आ जाए अचानक से, शेर कब आएंगे, रात में ही ना आएंगे, दिन में थोड़ी ना आएंगे, तो घर में अगर आपका अचानक से शेरनी आ जाएगा तो आप क्या करोगे, ना, जल्दी से फ्यूज को निकाल दोगे। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगा और शेरनी आप लोगों को देख नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग करना क्या, जल्दी से फ्यूज को बाहर निकाल देना, और शेरनी जो है आपका नहीं ढूंढ पाएगी, वो चुपचाप से चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्यूज का हो जाएगा श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अभिक्रिया 2NO प्लस सी फिर 2NO प्लस CO में क्या हो रहा है, सी का उपचयन हो रहा है, सी अपचयित हो रहा है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका बताना है। तो भैया यहाँ पे हो रहा है सी का उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है भैया। ठीक है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगेगा, बस याद रखना ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका, आप बताइए क्या हो जाएगा। तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यही। इसको फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, आप लोग इसको याद कर लेना। आप बोलोगे सर इसका भी कोनो ट्रिक बता दीजिए ना, याद ही नहीं होता है, तो चलो बता देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, कह रहा है बुझा हुआ चूना, चूना का तो आप लोगों को पता ही ना है, चूना का क्या होता है, चूना में CaO तो आएगा ही आएगा, CaO तो आएगा ही आएगा। देखो CaO आपको यहाँ पे दिख रहा है,
लेकिन भाई आपको बोलेंगे बुझाओ इसको, किसी भी चीज़ को आग लगती है बुझाते आप किससे हो बाबू, जल से बुझाते हो ना, पानी से बुझाते हो ना। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखो यहाँ पे H2O दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, H2O। देखो पानी का फॉर्मूला एक्चुअली वो लिखा नहीं है, लेकिन तुमको नज़र तो आ रहा है वहाँ पे H2O है, तो पानी डाल करके ना बुझाओगे, तो जहाँ पर आपको H2O दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से कौन जो है वो संरक्षण का उदाहरण हो जाएगा। लोहे के वस्तु में जंग लगना, संरक्षण नहीं सॉरी संक्षरण होगा। चांदी का काला होना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए भैया संचरण का मतलब होता है उसका नुकसान होना, कुछ ना कुछ हद तक उसका नुकसान होना। ठीक है, लोहे में जंग लग गया, लोहे का नुकसान हो गया। चांदी काला हो गया, चांदी का नुकसान हो रहा है। तांबे की वस्तु जो हरा हो जाता है तो उसमें भी संचरण होता है उसका। ठीक है, याद रखिएगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्या रंध्रीय सूचक का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, उपयुक्त में से सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगेगा भाई, याद रखना सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोडियम लवण का परिवार क्या है। सोडियम लवण का परिवार आपको बताना है, कौन सोडियम लवण के परिवार से आता है। तो भैया यहाँ पर भी सोडियम है, Na। सोडियम का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि सोडियम का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, तो सोडियम में लगता है Na, तो जहाँ जहाँ Na लगेगा वो सोडियम का परिवार हो जाएगा। अरे आपका आपका भाई का चेहरा आपसे मिलेगा, आपकी सिस्टर का चेहरा आपसे मिलेगा, तो आप एक ही परिवार के हो तब ना। तो भैया इसमें भी Na है, उसमें भी Na है, तो सब एक ही परिवार के तब तो दिख रहे हैं, इसलिए दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलो बता दो भैया इनमें कौन सा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5 से 6 से कम होता है। क्या बोला है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को आपको चुनना है। तो भैया यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि जो इमली होता है ना, इमली में आपका टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, टार्टेरिक, टार्ट्रिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। बाकी सभी को भी याद कर लेना आप लोग, ये लोग ऑब्जेक्टिव बना लेना, वन लाइनर। इसको भी याद करना है आपको, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, ये सही बात है। ठीक है, और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा, इसको भी याद कर लेना। ऑप्शन आप वहाँ से छांट पाओगे अच्छा से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब इससे याद कैसे करेंगे देख लेना। इमली जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा, जब आप बहुत खट्टा खा लोगे ना, आपका दांत जो है ना वो टर्टर करने लगता है। ठीक है, टार्टरिक से टर्टर याद रखना। इमली खा लेने के बाद दांत कैसे करेगा, टर्टर करने लगेगा। ठीक है, टार्टरिक हो जाएगा। एंट एसिड का उदाहरण क्या है भैया बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त में से सभी। एंट एसिड का उदाहरण आपको बताना है, कौन होगा इसमें एंट एसिड का उदाहरण। देखिए भैया, ये जो एंट एसिड होता है, जो पेट में हमारा एसिड बन जाता है, जो पेट में बदहजमी होता है, तो उसको दूर करने के लिए जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा दोनों का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नोट कर लेना, MgOH का ब्रैकेट में दे देना। ठीक है, MgOH2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है आपका फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, एंड और मैं बता दूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है। अगर आप इसको जल में घोलोगे तो वो मिल्क के जैसा हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा, तो इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को। अब हो सकता है कि आपसे यहाँ पे पूछ ले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला में आपको लिखना है NaHCO3। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जहाँ पे H बड़ा हो गया तो ये अपना अकेला का नाम रखेगा, तो ये आपका मिला हुआ नाम है सोडियम, ये आपका कार्बोनेट, ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा जो अकेला आपको दिख रहा है बड़ा अक्षर में H, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। याद रखना है इसको सभी को, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा NaHCO3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए आने वाले और भी वीडियोस में ट्रिक के साथ आपके लिए ला सकूं। एंड प्यारा सा कमेंट एंड शेयर सभी को, और क्या बोलें, बाकी आप लोग लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।